हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ की सलाह डॉक्टर आपको किस कंडीशन में देते हैं, आईवीएफ कैसे किया जाता है, इसके साथ ही आईवीएफ का ट्रीटमेंट कितना लंबा चल सकता है, आईवीएफ करवाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और इसके साथ ही आप जानेंगे कि आईवीएफ के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आईवीएफ की सक्सेस रेट कितना होता है। आईवीएफ की प्रोसेस करवाने में आपको कितना खर्च करना पड़ सकता है और क्या आप आईवीएफ करवाने से 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहें और आपको यूज़फुल जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, आईवीएफ की सलाह डॉक्टर उन्हीं कपल्स को देते हैं, उन्हीं महिलाओं को देते हैं जो बहुत ही लंबे समय से इनफर्टिलिटी को फेस कर रही होती हैं। अगर आप में फैमिली प्लानिंग के लिए, कंसीव करने के लिए कुछ समय तक ही अगर आपने ट्राई करा है, तो फिर डॉक्टर आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर आपको उससे भी कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर फाइनली डॉक्टर आपको आईवीएफ की सलाह देते हैं। आईवीएफ करवाने की सलाह उन्हीं महिलाओं को दी जाती है जैसे कि उनके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, मेल इनफर्टिलिटी होती है, या फिर जो उन्हें पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर किसी जेनेटिक बीमारी का भी उन्हें सामना करना पड़ता है, या इनफर्टिलिटी का उन्हें एक्चुअली रीज़न पता ही नहीं होता कि वो इनफर्टिलिटी को किस कारण से फेस कर रही हैं। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी बहुत सारे रीज़न से होती है। डॉक्टर आपके कई तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जब किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ही उन्हें नज़र नहीं आती, तब वो आपको आईवीएफ की सलाह देते हैं। आईवीएफ की सलाह हर महिला को नहीं दी जाती है, ये बहुत ही कम महिलाओं को दी जाती है जिनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के बहुत कम ही चांस होते हैं, जो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि आईवीएफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है मासिक धर्म रोकने का, क्योंकि आईवीएफ की प्रक्रिया का जो पहला चरण ही होता है वो मासिक धर्म, उसमें डॉक्टर आपका रोक देते हैं। क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले महिला को एक दवाई देते हैं जिससे आपका जो मासिक धर्म होता है वो रुक जाता है। ये दवा आपको इंजेक्शन के फॉर्म में, नाक के स्प्रे के रूप में, किसी भी फॉर्म में डॉक्टर आपको दे सकते हैं, और महिला को ये दवा लगभग 2 सप्ताह तक लेनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला चरण होता है वो होता है एग की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने का। पीरियड्स रुकने के बाद जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, जिसे एफएसएच भी कहा जाता है, ये एक इंजेक्शन होता है और इंजेक्शन के फॉर्म में डॉक्टर आपको देते हैं। 10 से 12 दिन तक लगातार आपको ये लेना पड़ सकता है। इसकी मदद से आपके अंडे फर्टिलाइज होना शुरू हो जाते हैं और एग की क्वालिटी भी बनना बहुत अच्छी हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद डॉक्टर जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया पर आप पर पूरी नज़र रखते हैं। आपकी वेजाइना से अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड की जांच करते हैं। इसके साथ ही महिला के एग लेने से पहले हार्मोन का आखिरी इंजेक्शन उनको दिया जाता है। इसके लिए 34 से 38 घंटे बाद एग को फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला चरण जो होता है वो होता है अंडे को निकालने का। फ्रेंड्स, इसके चरण में महिला के गर्भाशय से अंडे बाहर निकाले जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए महिला को बेहोश कर सुई की मदद से अंडे बाहर निकाले जाते हैं। इस प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट तक का समय लग सकता है। अगला चरण जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए एग और स्पर्म को मिलाया जाता है। जो स्पर्म होते हैं और बेड स्पर्म को हटा दिया जाता है, और जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म होते हैं उन्हें रख लिया जाता है। इसके बाद 15 से 20 घंटों के बाद यह फिर से चेक किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया सक्सेस हुई या नहीं हुई। इस प्रोसेस के सफल होने के बाद ही फर्टिलाइज एग को गर्भ में डालने से पहले 5-6 दिन तक प्रयोगशाला में रखा जाता है, जिससे कि जो डेवलप एग हैं वो और अच्छे से डेवलप हो सकें। इसके बाद फिर स्थानांतरण, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, और ट्रांसफ़र के लिए 1 या 2 सबसे अच्छे जो भ्रूण होते हैं उनको ही चुना जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के लिए कुछ दिनों बाद
भ्रूण को गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह एक पतली ट्यूब की मदद से किया जाता है जिसे कैथेटर कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसीलिए जो आईवीएफ के बच्चे होते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता है तब तक आपको कंटिन्यू डॉक्टर की निगरानी में रहना होता है, आपको अपना रूटीन चेकअप भी करवाना होता है, क्योंकि अगर आप ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे तो बहुत से लोगों का आईवीएफ करवाने के बाद भी फेल हो जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को भी फिट नहीं रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो आप आईवीएफ भी करवा लेंगे, फिर भी बहुत से लोगों का आईवीएफ भी फेल हो जाता है। फ्रेंड्स, आईवीएफ करवाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने बहुत सारी प्रजनन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है तो दवाएं भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको हानिकारक हो सकती हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, आपको मिचलाना जैसा कुछ महसूस हो सकता है। इसके साथ ही आपको कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी खतरा बना रहता है। फ्रेंड्स, आईवीएफ बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है। लगभग जो 35 साल की जो एज की उम्र की महिलाएं होती हैं, 35 साल से कम उम्र की महिलाएं होती हैं, उन्हें 41 से लगभग 50% तक उन्हें ये प्रेगनेंसी सक्सेस हो सकती है। लेकिन जो 30 से 35 साल की उम्र की महिलाएं होती हैं उन्हें 30% तक इसका चांस रहता है, लेकिन जो 40 साल तक की महिलाएं होती हैं उन्हें 20% होता है, और जो 40 साल तक की महिलाएं होती हैं उन्हें 10 से 15% तक इसका सक्सेस होने का समय लग सकता है। फ्रेंड्स, आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी में कितना समय लगता है? तो जो आईवीएफ की प्रक्रिया के बाद प्रेगनेंसी को क्लियर होने के लिए महिला को 12 से 14 दिन तक का वेट करना पड़ता है, क्योंकि आईवीएफ के 2 सप्ताह के बाद ही महिला को ये पता चल पाता है कि उसने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, बेबी कंसीव कर लिया है या नहीं किया है, उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो घर में भी अपने यूरिन टेस्ट कर सकती है, जिससे ये पता चल जाता है कि उसने कंसीव कर लिया है। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप ये जानेंगे कि आईवीएफ के बाद आपने कंसीव कर लिया है या नहीं कर लिया है, इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो आपको स्पॉटिंग हो सकती है। आपकी जो इम्प्लांटेशन होता है उसके कारण से आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है, और आपके ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत टेंडरनेस रह सकती है, क्रैम्पिंग हो सकता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके लागत की बात करें, इसके कॉस्ट की बात करें, तो अलग अलग सिटी में इसका कॉस्ट अलग अलग होता है। जैसे अगर आप कहीं छोटी मोटी सिटी में करा रहे हैं तो इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, या बहुत बड़ी सिटी में करा रहे हैं जैसे मुंबई में अगर आप करा रहे हैं तो 2 से 3 लाख तक का इसका कॉस्ट पड़ जाता है। और अगर आप लगभग, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि नॉर्मली इसका जो कॉस्ट होता है वो होता है 1.5 से 2 लाख तक इसका कॉस्ट पड़ जाता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से, आपके डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं और किस तरह का हॉस्पिटल है, क्या आपको सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये सारा जो कॉस्ट है ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल पर और आपके डॉक्टर पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम ऐसे ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहें। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो भी पेरेंट बनना चाहते हैं, जो भी परेशान हैं, दुखी हैं, तो दुखी बिल्कुल भी ना हो। लेकिन मैं फिर से आपको बार बार कहूँगी कि आप आईवीएफ करवाएं, आईयूआई करवाएं, कुछ भी करवाएं, लेकिन मोस्ट है आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना। कुछ योगासन करें, कुछ प्राणायाम करें, हेल्दी डाइट लें। अगर आप अपने बॉडी को फिट रखते हैं, आप अपने हेल्थ को सही रखते हैं, तो आप कुछ भी कर लें, हो सकता है नेचुरली कंसीव कर लें। लेकिन आईवीएफ, आईयूआई कुछ भी करवाएं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें।